स्वागत है दोस्तों आपका इन्वेस्टिंग विद डेटा चैनल में और आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये है कि आज का जो आपके पास आज का 100 रुपए 1 साल के बाद 100 रुपए नहीं रहते। बहुत सारे कारण है उसका वैल्यू कम हो जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 केस स्टडी डिस्कस करेंगे। पहला केस स्टडी होगा अगर आप 10 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, मान लीजिए एक स्कीम है जिसमें आपको 10 साल तक 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और 11वें साल से 20 साल तक आपको 2 लाख मिलेंगे हर साल। मतलब 10 साल तक 10 लाख इन्वेस्ट करोगे और 11 से 20 में आपको 2-2 करके 20 लाख मिलेंगे। तो क्या एक अच्छा स्कीम है? क्या एक अच्छा पॉलिसी करना चाहिए? ये पहला केस स्टडी होगा। सेकंड केस स्टडी करेंगे एक लोन का। मान लीजिए आप 1 लाख का लोन लेते हैं और आपको 10,000 की ईएमआई में 1 साल में उसको क्लोज़ करना है। तो कैसा लोन है ये? सही है कि गलत? लेना चाहिए कि नहीं? वो वाला केस करेंगे और थर्ड करेंगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के साथ आपको ऑप्शन मिला है कुछ बाय करने के लिए। तो क्या सचमुच में इंटरेस्ट फ्री है? क्या ज़ीरो इंटरेस्ट का है? क्या करना चाहिए? तो इन सारी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर आम इंसान को ही पता होना चाहिए। लेकिन कहीं हमारे स्कूलिंग में ये चीज़ को बहुत सुपरफिशियली टच करके गए थे, इसलिए हमको ऑन एन एवरेज लेवल किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। हम हर समय एब्सोल्यूट टर्म्स में चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मतलब आज के 100 रुपए को कल के 100 रुपए से कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, आपका पैसा का वैल्यू कम हो रहा है। जो भी वैल्यू है उसका, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। अगर आपने अपने लॉकर में लेट्स से ₹1000 रखे जो आपको 1 साल बाद मिले, तो आप खुश मत होइए क्योंकि उसका वैल्यू ₹1000 अभी नहीं है, कम हो गए। और उसका प्राइमरी 2 रीज़न है, एक है इन्फ्लेशन और एक है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। इन्फ्लेशन मतलब महँगाई जो आज जिस दाम पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, 10 साल बाद में आपको नहीं मिलेंगे वो दाम पे। चीज़ों के दाम ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं, व्हिच इज़ इन्फ्लेशन। हम सबको पता है आज आज के डेट में रिटेल इन्फ्लेशन 7% के आसपास चल रहा है, राइट? तो इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों का दाम कम होता है, चीज़ों का वैल्यू कम हो जाता है बिकॉज अगर आपको आज 1 केजी टोमेटो ₹X में मिलता है तो 2 साल बाद में ₹X में नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न क्या है? लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, ऑल ऑफ दैट रीजंस, राइट? तो इन्फ्लेशन एक हो गया। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कह रहा है कि अगर आपका पैसा किसी और इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकता था और आपने क्योंकि उसको बढ़ने नहीं दिया, तो आपने एक अपॉर्च्युनिटी मिस किया, उस पैसा को ग्रो करने का। तो उस कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। तो 2 रीज़न की वजह से आपका पैसा तो मान लीजिए आपके पास ₹100 है, अगर वो बैंक अगर मान लीजिए वो एफडी में होता और वो आपको 7% का रिटर्न देता, तो आपका 7% से ग्रो होता, वो एक अपॉर्च्युनिटी है जो आपने मिस कर लिया और इन्फ्लेशन को तो आप वैसे ही फेस कर रहे हो। तो इन्फ्लेशन और टाइम कॉस्ट अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट की वजह से चीज़ों के वैल्यू प्राइस मनी का वैल्यू कम होता है। दैट्स अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब इसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रेज़ेंट वैल्यू। तो हर हर फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलेगा या देना है, उसका आज की डेट में क्या वैल्यू है, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिसीज़न मान लीजिए आप एक घर लेने वाले हो, आपको लगता है फ्यूचर में उसका दाम बढ़ जाएगा, लेकिन आज उसका एक्स प्राइस है। तो आज का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं प्रेज़ेंट वैल्यू और प्रेज़ेंट वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको मैं एक बहुत ईज़ी टर्म्स में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये 0 टू 11 मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम है। तो 0 मतलब राइट नाउ अभी और 1, 2, 3, 4 फ्यूचर। अभी ये मंथ्स भी हो सकते हैं, डेज़ भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं, दैट डज़न्ट मैटर बट ये फ्यूचर इंटरवल का टाइम है। और मान लीजिए आपको आज के डेट पे -20,000 किसी को देना है। मान लीजिए आपको किसी को ₹20,000 देने हैं, मैं सिर्फ़ 20 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 20,000 देने हैं आपको और वो हर मंथ आपको ₹3-3 वापस करेगा, ₹3,000 वापस करेगा। 11 मंथ तक, राइट? मान लीजिए ऐसा कोई स्कीम है जिसमें आप दे रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स आप फ्यूचर में कर रहे हैं, इन फ्यूचर वाले इन्वेस्टमेंट्स का भी आज के डेट में एक वैल्यू होता है, जो आपको निकालना पड़ेगा, प्रेज़ेंट वैल्यू। यहाँ पे जो माइनस है, माइनस का मतलब है कि ये पैसा आप दे रहे हैं, इट्स अ पे आउट और पॉज़िटिव होगा मतलब आपको मिला। तो ये पे इन पे आउट का कॉन्सेप्ट है। अब प्रेज़ेंट वैल्यू निकालने के लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला है, जो स्कूल में हम सब ने पढ़ा है। और वो फ़ॉर्मूला के बेसिस पे किसी भी चीज़ का अगर प्रेज़ेंट वैल्यू निकालना है, तो वो होता है फ्यूचर वैल्यू, उसका जो भी फ्यूचर में वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये सारे फ़ॉर्मूलाज़
आपको रटने के या यूज़ करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है ताकि आपको पता हो कि हो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इस फ़ॉर्मूला से आप जैसे आप मान लीजिए ये ₹3000 का वैल्यू क्या है आज के डेट पे 11 महीने के बाद मिलेंगे, उसको अगर मुझे निकालना है तो मेरे को इसको आर और एन डालना होगा। एन तो यहाँ पे हो गया 11, आर हो गया मंथली इंटरेस्ट रेट कितना होगा, अगर मंथली देख रहा हूँ तो मान लीजिएगा ये मंथ से, और फ्यूचर वैल्यू है कि उसका उस टाइम वैल्यू 3000 है, तो आज की वैल्यू क्या है। तो इस फॉर्मूला से आप ये सारे कैश फ्लोज के आप आज की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू। इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। बाय द वे आर जो हम बोल रहे हैं ये इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग रेट। मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आपको ये पैसा को आप एज्यूम कर सकते हैं बढ़ रहा है, या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पकड़ सकते हो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पकड़ सकते हो। बेसिकली एक ऐसा रेट जिस पे आपका पैसा या तो आप पे कर रहे हो या तो आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एन है नंबर ऑफ पीरियड। मतलब आर को जैसे कम अगर आप आर अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आर मंथली है तो एन होगा नंबर ऑफ मंथ्स। तो आर और एन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसको चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे ये हमारा ट्रांजैक्शन है, इसमें अगर आप ये जो 20,000 आप आज दे रहे हैं, इसका वैल्यू आज क्या है। जो आपने 20,000 दिया है उसका वैल्यू भी 20,000 ही है, बिकॉज आज तो वैल्यू कम नहीं हुआ है। और वैल्यू उसका ये जो एन जीरो है, अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप 20,000 डिवाइडेड बाय 1 + r⁻0 लिखेंगे तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो 20,000 का वैल्यू 20,000 ही है। ठीक है, अब ये हम लेट से हम सब के लिए निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पे सब सब वैल्यूज़ के लिए निकाल दिया, ये इसका वैल्यू, और आने वाले जो आगे 3000 है उन सब के वैल्यूज़ मैंने निकाल दिए। और ये सिंपल है, वैल्यू वहाँ डाला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय आर। आर मैंने पकड़ लिया है 7%। 7% क्यों पकड़ा है? यूजुअली आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, डिस्काउंटिंग रेट हो सकता है जिसपे इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिक्स्ड इनकम एसेट्स के जो रिटर्न्स है उसके बेसिस पे हो सकता है। तो ऑल ऑफ दैट, तो यू कुड से 7% एफडी के रिटर्न्स होते हैं, या 7% इन्फ्लेशन है, इस तरह से वगैरह वगैरह आप पकड़ सकते हो। बट ये नंबर हम चेंज कर सकते हैं। तो एज्यूमिंग आर 7% है, तो मैंने इन सारे वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और इन सबको अगर टोटल करेंगे तो इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। ये आपको सब निकालना नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आप जो फ्यूचर में पैसा देंगे या लेंगे, उसको आज के डेट में जब कन्वर्ट करते हैं यूजिंग अ डिस्काउंटिंग फॉर्मूला, तो जो निकल के आता है उसको जोड़ने से जो आता है उसका निकलता है एनपीवी। तो एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, नेगेटिव है तो अच्छा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आर आपने चूज़ किया हुआ है, तो इस आर को अगर आप चेंज करेंगे तो ये एनपीवी चेंज हो। जैसे मैंने आर 7% पकड़ा है, अगर मैं आर को 12% चेंज कर लूँ तो यही एनपीवी बन जाएगा 2.1। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज डिफरेंट चेंज नहीं किया, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपका ये एनपीवी चेंज हो जाएगा, ये 12% करने से ही आपका एनपीवी चेंज हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया जिसमें सारे अलग अलग तरह के आर पकड़े कि 5% से लेके 20% तक पकड़ा है, और एनपीवी को भी दिखा है कि आज के डेट में क्या वैल्यू। तो आप देखेंगे कि 7 के बाद जब 10 क्रॉस किया तो ये नेगेटिव हो गए, और उससे पहले पॉजिटिव था। यहाँ गौर करने का बात ये है कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, इसका ये रिलेशनशिप है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होगा जिस इंटरेस्ट रेट पे एनपीवी ज़ीरो हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिस्काउंटिंग रेट तो हमने पकड़ लिया कि हम कितना डिस्काउंट सोच रहे हैं, कि कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो सकता है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना कितना रेट में हमको मिल सकता है पैसा, या कितना हमको देना चाहिए। राइट, हमको एक रेफरेंस पता है, लेकिन मान लीजिए हमको वो नहीं पता, हमको बस निकालना है कि कितना में ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो वो हमको यहाँ पता चला 7 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं एक नंबर है, वो आर, जहाँ पे आपका ये एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा। इसी परसेंटेज को जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो हो जाता है इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे समझ आइए। बाय द वे, अगर आप सीए हैं या फिनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी ये सब पता है, और आप डिटेल में ऑलरेडी और एडवांस टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कैगर हो गया, एक्सआईआर हो गया। बट मेरा ये जो वीडियो है ये एक आम इंसान के लिए जो नॉर्मल अप्रोच के साथ अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट कर पाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको एक ऐसा चीज़ समझाऊँ जो बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, ईज़िली कर सकता है, कोई एडवांस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स का भी ढूँढे। इसलिए मैं कैग सीएजीआर या दूसरे एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस वीडियो के लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आईआरआर जिसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
मतलब वो रिटर्न जब एनपीवी ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है? आप पकड़ सकते हैं कि ये वो रेट है जहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट आप कंसीडर कर रहे हो, वो उतना परसेंट का रिटर्न आपको दे सकता है या उतना परसेंट का मतलब आप उस पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द एसेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट वो इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कल आपने किसी जगह में इन्वेस्ट किया, कोई आपको स्कीम देता है जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको कुछ रिटर्न मिलेंगे कुछ साल बाद में। तो उसका जो आईआरआर निकलेगा, मान लीजिए उसका आईआरआर निकल के आता है 20%, इसका मतलब है कि आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट से। अगर आपको उसका आईआरआर निकल जाता है 8%, तो मतलब 8% का रिटर्न निकल रहा है। तो वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। या मान लीजिए आपने एक लोन लिया, जिस लोन का आईआरआर आपको 15% आ रहा है, इसका मतलब आप 15% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो आईआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस एक चीज़ को समझ लीजिए, आपको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत नहीं। जब आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का जब आईआरआर पता चल जाता है, तब आप उस आईआरआर को अलग-अलग दूसरे इन्वेस्टमेंट का कंपेयर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स, इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट, ऑल इनके साथ आप कंपेयर करके समझ सकते हैं कि आपके पास जो ऑप्शन है, वो सही है कि गलत। क्योंकि सबसे बड़ा गलती जो मेजॉरिटी रिटेल लोगों से होता है वो ये है कि वो एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ₹100 हर दिन देने हैं 1 महीने तक और उसके बाद हर दिन आपको ₹200 मिलेगा 1 महीने के लिए। नाउ ये वाला जो स्कीम है ये हम इनको जोड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं ₹100 30 दिन दिया, राइट? 3000 दिया और ₹100 और 30 दिन लिए, ₹200 के लिए तो 6000 लिए, 3000 दिया, 6000 मिला, तो ज़्यादा मिला। ये ही सबसे बड़ा गलती है। और यही चीज़ बहुत सारे सेल्स लोग आपको कोई भी पॉलिसी बेचने के लिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने के लिए यही यूज़ करेंगे। आपको वो एब्सोल्यूट टर्म्स को जोड़ने बोलेंगे और आपको बोलेंगे देखिए आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स को मत जोड़िए। अपने सेल्स गाय को बोलिए भाई मेरा इस इन्वेस्टमेंट का आईआरआर कितना है बताओ। वो कभी आपको नहीं बताएगा अगर उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। वो आपको बोलेगा आपको जोड़ के बताएगा। आईआरआर पूछिएगा, अगले बार आप एफडी करेंगे, एफडी वाला तो ऐसे बता रहे हैं आपको आईआरआर क्या है 7% 7.5 बता रहा है। लेकिन आप मान लीजिए कोई ऐसा स्कीम में जा रहे हैं आईआरआर लिखा ही नहीं है। वो आपको रिटर्न के में बात ही नहीं करते, वो आपको एब्सोल्यूट बोलेंगे कि आप 10 लाख डालिए आपको 20 लाख मिलेगा। ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसा बात करने से अब आपको इम्पोर्टेंट है कि आप आईआरआर को देखिए। अब मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताऊँगा एक्सेल यूज़ करके या गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करके आप कैसे खुद ये कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी तरह के सिनेरियो में। तो चलिए इसको समझते हैं। कैसे आईआरआर को कंप्यूट करें और जैसे मैंने कहा बस इस एक चीज़ को समझ लेंगे आपको और कोई और टॉम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला केस स्टडी हम लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें क्या है, एक इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना है हर साल। तो कोई एक प्रोग्राम आया है जिसमें आप 1 लाख रुपए डालिए 10 साल के लिए। 10 साल तक आप डालेंगे, उसके बाद से आपको नहीं डालना है। उसके बाद से 11वें साल से लेके 20 साल तक, मतलब अगले 10 साल, आपको जो कंपनी है वो 2 लाख का गारंटीड पे आउट देगा। इसका मतलब क्या है कि आपने अब ये कैसे सेल्स वाले लोग आपको बेचेंगे, आपको बोलेंगे 1 लाख रुपए डालना है 10 लाख के लिए, 10 साल के लिए, तो आपको 10 लाख डालना है और नेक्स्ट 10 साल में आपको 2 लाख करके मिलेगा, मतलब 20 साल मिलेगा, मतलब 100% प्रॉफ़िट। ये स्कीम बेचा जाता है ऐसा ही। यही चीज़ हमको नहीं करना है कि हम बस इस नंबर्स के बेसिस पे चले। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हम पूछे उससे इसका आईआरआर क्या है और अगर वो नहीं बता रहा है तो हम खुद कंप्यूट करें, जो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर कर पाएँगे। तो कंप्यूट करने का टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आप पहले एक्सेल, गूगल या गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करिए, दोनों या ईज़िली अवेलेबल है। पहले आप एक कॉलम में सारे पीरियड्स लिखिए। पीरियड्स का मतलब है उस इंटरवल जिसमें आपको पैसा देना है या लेना है, तो वो सब आप लिखिए। दूस उसमें सारे जितना भी पूरा पीरियड आपका कवर होना चाहिए। जैसे अभी हमने जो बात किया इसमें पहले 10 साल हमको देना है, फिर 10 साल हमको मिलेगा, तो 20 साल का पीरियड होगा। तो हम पूरा 1 से लेके 20 हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारे जो पीरियड्स है कांस्टेंट इंटरवल में होने चाहिए। मतलब आपको जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1 साल का गैप है, तो ये 1 साल का गैप कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं आप ब्रेक नहीं कर सकते इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर 4 से 9 नहीं है, फिर 10, 11, 12, ये सही नहीं, आपको सारे साल लिखने पड़ेंगे। चाहे उसमें आपका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसको नोट डाउन करिए, बस लिख दीजिए। फिर आपको लिखना है कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, ठीक है? ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? आप सारे अमाउंट्स को लिखिए, उस साल आपको कितना अमाउंट देना है या आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 10 साल तक इस स्कीम में हमको 1 लाख रुपए देने हैं, इसलिए माइनस में, माइनस मतलब पे आउट, हमने दे दिया, पैसा हमको मिला नहीं, तो हमने 1 लाख दिया 10 साल के लिए। 11 से लेके 20 हमको मिलेगा, व्हिच इज़ 2 लाख हमको मिलेगा।
तो ये हो गया आपका डेटा प्रेप। इतना आपको करना है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं। पे इन पे आउट को लिख दिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव वैल्यूज होने चाहिए, जो पे आउट मतलब पैसा देने, और पॉजिटिव मतलब पे इन जो आपको मिलेगा। एटलीस्ट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आप दे ही रहे, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर तो वो स्कीम तो है ही नहीं आपके लिए। और ऐसा भी स्कीम नहीं हो सकता जिसमें कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आएगा। ऐसा तो कोई स्कीम है नहीं। तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा जो है वो है आईआरआर फंक्शन। एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट में आपको एक आईआरआर फंक्शन मिल जाएगा। उसको यूज़ करने का टेक्निक सिंपल है। जब आपने इन दोनों कॉलम को लिख दिए, तो आपको सिर्फ एक लिखना है आई इक्वल टू आई आर आर, वो फंक्शन का नाम, और उस अमाउंट्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया बस। जैसे यहाँ आ गया 7%। तो इस प्लान, ये जो हम स्कीम का बात किए हैं, जिसमें हमको 1 लाख 10 साल तक देना है और फिर 11 से 20 हमको 2 लाख मिलेगा, इस स्कीम का आईआरआर है 7%। अब इसको रिफ्लेक्ट करिए, इसका मतलब क्या है। ये आईआरआर जो होता है, यहाँ पे जो फंक्शन आईआरआर रिपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट होता है बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ द इंटरवल। इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है, ये एक एक साल के इंटरवल है। जो एक एक साल के इंटरवल होंगे, इसका मतलब ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में एनुअल है ये। अगर ये महीने वाले होते तो मंथली रिपोर्ट करता। अगर ये मंथली है तो आप इंटू 12 करके एनुअल निकाल सकते हैं। बट क्योंकि ये एनुअल है, तो हमको 7% का रिटर्न मिल गया। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि मंथली वाला क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ये जो स्कीम हमको इतना बढ़िया लग रहा था, सॉरी इस पे बाद में आएंगे। ये जो स्कीम हमको इतना अच्छा लग रहा था, पहले एक नॉर्मल इंसान से आप बात करिए, उसको ये स्कीम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 10 लाख दिया 10 साल में और 20 लाख मिले नेक्स्ट 10 साल में। लेकिन शॉकिंग बात यह है, 7% का रिटर्न है, सिर्फ 7% का। ये आपको सेल्स वाला बंदा नहीं बताएगा। इसका मतलब ये है, ये झंझट ना करके अगर आपने ये पैसा एफडी में भी डाला होता, तो भी आपको उतना ही रिटर्न मिलता। अगर आपने इसको म्यूचुअल फंड में डाला होता, हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड ने बीट किया हुआ 7% को, उसमें भी आपको मिलता। गोल्ड में डाला होता, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में डाला होता, उसने भी हिस्टोरिकली 7% को बीट किया हुआ है, उसमें भी आपको मिल जाता। तो ऐसे स्कीम में कहाँ करूँ जिसमें मैं फंस जाऊँगा? यहाँ तो फंसने का बहुत सारा स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 साल में आपने एक भी पेमेंट मिस किया, तो आपका पॉलिसी प्रॉब्लम कर देगा। वो लोग आपका कुछ पे आउट नहीं कर सकता, पेनल्टी लगा सकता है। एग्जिट लोड है, निकल नहीं सकते, 20 साल तक कमिट करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। करना चाहिए कि नहीं? एक बार फिर से सोचिए, इस तरह का स्कीम जब आएगा, अगले बार आईआरआर देखिएगा। अगर आईआरआर 20% होता तो शायद अलग बात था, लेकिन कोई बड़ा कंपनी आपको 20% का आईआरआर नहीं देगा स्कीम में। वो आपको सिर्फ बड़े बड़े अमाउंट्स बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे केस स्टडी में जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है। पर्सनल लोन लेना है 1 लाख रुपए का, ईएमआई देना है 10,000 का 12 महीने का। मान लीजिए एक आदमी को ये लेना है। अब उसको लग रहा होगा कि 12,000 देना है, 1,20,000 देना है साल भर में, तो 20,000 एक्स्ट्रा देना है, 20% तक मेरे को देना पड़ेगा। मतलब ये लग रहा है कि इस पर्सनल लोन का, मान लीजिए इसमें और कोई एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट कुछ नहीं है, इतना ही है। चलिए इसको करते हैं, सिंपल है। जो मैंने आपको समझाया था एग्जैक्ट वही चीज़ करेंगे। चलिए पीरियड लिखते हैं पहले। ठीक है। ज़ीरो बिकॉज अभी हमको लोन मिल, ज़ीरो मतलब राइट नाउ प्रेजेंट हमको कुछ मिलने वाला है। ठीक है। और आने के 12 मंथ्स हम पे करेंगे, तो हम 12 तक फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हो गए ये मंथ हो गए। ज़ीरो मतलब अभी और आने के 12। अभी अभी हमको कितना मिलेगा? 1 लाख। 1 लाख का लोन लिया, हमको 1 लाख मिल जाएगा, जब पॉजिटिव है इसलिए। उसके बाद हमको 10,000 देना है। तो 10,000 हम देंगे, कब तक देंगे? 12 महीने। तो ये सारे नेगेटिव हो। तो ये स्कीम है, सिंपल स्कीम है। 1 लाख अभी मिलेगा, नेक्स्ट 12 महीने तक 10,000। आईआरआर कितना हुआ देखते हैं। आईआरआर किया, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, आ जाएगा वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं। 3%। बढ़िया है? बढ़िया नहीं है। ये 3%, ये जो 2.9% है, ये मंथली आईआरआर है, क्योंकि ये सब मंथ्स में है, ईयर नहीं है। एक एक महीने 2 महीने, एक महीने में आपको ईएमआई पड़ना है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एनुअल आईआरआर निकालेंगे, कंपाउंडिंग को हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, ये कितना आ रहा है देखते हैं। 35%। आपको जो लग रहा था स्टार्टिंग में 20% है, शायद हम दे रहे 20% हम पे करेंगे ऑन 1 लाख पे 20%, 20,000 होता है। नहीं, 20% नहीं है, 35% का इंटरेस्ट दे रहे हो आप इस लोन पे। एविडेंट था आपको? नहीं। इसीलिए आईआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह लोग फंस जाते हैं इस तरह के स्कीम में, इनको नंबर्स नहीं पता कैसे करना है। और मेरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये आज के बाद ये गलती ना करें। आपके कोई भी दोस्त यार जो भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का पैसा का डील करते हैं, इनफैक्ट जब सब लोग ही करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना, बताना ये भेज भेज के कि ये देख ले और
आज के बाद कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट बिना कैलकुलेशन ना करें, और ये सिंपल कैलकुलेशन, आपको सीए बनने का ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पीरियड 0 क्या है? टुडे, और ये मंथली है तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया सिंपल। तो ये केस स्टडी भी पता चल गया कि ये भी बहुत ही बहुत ही खतरनाक इंटरेस्ट रेट वाला स्कीम है। और ऐसे ये कोई मैंने ये कोई बनाए हुए नहीं है। ऐसे लोन फ्रॉड्स हज़ारों चल रहे हैं जिसमें इस तरह के स्कीम बेचे जा रहे हैं, और लोगों को 35-35 इंटरेस्ट रेट के 35% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है, और फिर जब वो लोग रीपे नहीं कर पा रहे तो न्यूज़ में आपको पता है क्या-क्या हो रहा है उनके साथ, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है जानना। और ये अब मूव करते हैं थर्ड केस स्टडी में। ये बहुत ही कॉमन केस स्टडी है, यंगस्टर्स को बहुत कॉमनली पता है, ये लोग करते ही हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लीजिए। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसका दाम 10-11 हज़ार के आसपास है। आपको वो कार्ड यूज़ करने से इंटरेस्ट फ्री ईएमआई मिल जाएगा। मतलब आपको एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं देना है। जो ये इंटरेस्ट है, वो हम डिस्काउंट कर देंगे आपको। इंटरेस्ट नहीं देना है, बस आपको 199 का प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, और उसके बाद का इंटरेस्ट फ्री हो गया। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और ये बहुत कॉमन है। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करिए, आपको ये दिख जाएगा प्रोडक्ट। चलिए एक एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया अमेज़न पे जाके। अमेज़न लिया, बट आप कोई भी टूल ले सकते हैं, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म में जा सकते हैं, सिमिलर तरह के मिलेंगे। उस प्रोडक्ट का दाम है 10,999, और उस पे जब मैं वो कार्ड का ऑप्शन में जाता हूँ, तो मेरे को बोल रहा है 199 पे करके मेरे को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिले। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है कि इस 11,000 को अगर आप 6 फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक ये 6 मंथ्स वाला पकड़ लेते हैं। 6 मंथ्स का ईएमआई अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो 1833 मेरा मंथली होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आएगा। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट के ऊपर आपको ये अमाउंट अगर पे करेंगे तो आप 495 का इंटरेस्ट आपका पड़ जाएगा 15.99% के हिसाब से, राइट? ये इंटरेस्ट वो इंस्टेंट डिस्काउंट कर देंगे। मतलब अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं, तो ये जो प्राइस है 1099, इसमें से माइनस हो जाएगा 495, ये 500 रुपये माइनस कर देंगे, और ये प्रोडक्ट आपको 10,500 में मिल जाएगा। और आप फिर 6 महीने तक 1833 देते रहिए। तो नेट आप इतना ही देंगे, और जो इंटरेस्ट है वो वो भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन हम इंस्टेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बैंक विल कंटिन्यू टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन नो कॉस्ट ईएमआई, हाउएवर इट विल बी पास्ड ऑन टू यू एज अ डिस्काउंट। मतलब ये डिस्काउंट हमको इंस्टेंट आपको दे देंगे, और आप ये पढ़िए। तो सुनने में तो अच्छा है, मोस्ट पीपल विल से कि भाई बढ़िया स्कीम है, इसमें तो क्यों अभी पैसा पूरा डालने का, डाल दो। लेकिन इसको रुकिए, अभी इतना जल्दी नहीं, पहले कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे सब चीज़। चलिए करते हैं, सिंपल है। 6 महीने का ईएमआई है ना, ठीक है, तो पीरियड लिखते हैं। पीरियड 0 अभी हम प्रोडक्ट लेने वाले, और आने वाले 6 महीने, तो ये हमारे पीरियड्स बन गए। अब अमाउंट क्या है, अभी हमको कितना देना है? 1099 ये हमको बैंक खुद देगा, मतलब हमको नहीं देना है, बैंक देगा, और ईएमआई हमको देना है विच इज़ 1833। मतलब 1099 कार्ड वाले कंपनी ने अमेजोन को दे दिया, और हम देंगे ईएमआई। लेकिन उसने बोला हमको ये 495 डिस्काउंट कर देंगे, तो ये डिस्काउंट लगा देंगे, तो ये हो गया 10,500। मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग 999 हम 500 कम देंगे। तो वो बहुत अच्छा है प्लान। इसका भी एक बार आईआरआर निकाल लेते हैं। आईआरआर का क्या करेंगे, मंथली आईआरआर, आईआरआर फॉर्मूला, और ये वैल्यू सिलेक्ट करना, जैसे हम लोग ने भी देखा था, बहुत सिंपल। कितना आ रहा है? अराउंड 1% के आसपास, 1 पॉइंट समथिंग है। तो एनुअल निकालने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसलिए 1 पॉइंट समथिंग है, इसलिए वो 15.99% का इंटरेस्ट आएगा, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि वो लोग ने यहाँ बोला ही हुआ है 15.99% का इंटरेस्ट है, तो वही आ रहा है। अब उतना वो डिस्काउंट हो जा रहा है, तो इसलिए आपको वो जो इंटरेस्ट है वो आपको देना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट हो गया। अभी यहाँ मैं पॉज कर लेता हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ नोटिस करिए कि आपको तो ये देना ही पड़ेगा 15% इंटरेस्ट, लेकिन वो 15% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल गया था ना, तो आपको नेट आपके पॉकेट से कुछ एडिशनल नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक तो स्टोरी बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर यहाँ से चालू होता है। पिक्चर ये है, पूरा गेम है यहाँ। ये जो छोटा सा लाइन लिखा है ना, प्रोसेसिंग फी ऑफ 199, यही है पूरा गेम। ये 199 आपके पहले मंथ के ईएमआई में सिर्फ 1833 नहीं आएगा, उसके साथ 199 भी आएगा, क्योंकि आपको वो प्रोसेसिंग देना हो, तो उस मंथ आपको 199 एडिशनल एक प्रोसेसिंग भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहता है, छुपा देते हैं इस चीज़ को, वो है कि इस पे 18% जीएसटी भी देना है आपको।
सिर्फ 199 नहीं, इंटू 1.18, मतलब ₹235 के आसपास आपका कटेगा। सो अब देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही आपने इस 199 इंटू 18% जीएसटी के साथ डाला, तो आपका यहाँ पे मंथली एनुअल एरर बन गया 23%। मतलब जो हमको लग रहा था 15%, अब वो 23% हो गया है। अब लग रहा है कि थोड़ा महंगा लग रहा है कि नहीं भी, जस्ट वो प्रोसेसिंग फी ने पूरा चेंज कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो और भी इंपॉर्टेंट है, जब पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे जब आप ईएमआई लेते हैं, आपको उस इंटरेस्ट पे भी जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब ये जो 23% का आप इंटरेस्ट दोगे, इस पे भी आपको रफली 18% का जीएसटी पड़ जाएगा। ये तो कहीं पे भी नहीं लिखते। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बोला हुआ है कि आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं न कहीं लूज़ली कम्युनिकेट हो रहा है। ये आपको कार्ड के स्टेटमेंट में दिखेगा अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो मतलब रफली पकड़ लीजिए 4% के आसपास आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब 28%। मतलब जो 15% जो पड़ रहा था, वो 15% नहीं है, ये पूरा स्कीम का आईआरआर है 28%। मतलब आप नेट 28% दे रहे हो। मान लीजिए आपको 15% आपको मिल जा रहा है, तो 15 आप इससे माइनस कर लीजिए, 12% तो अभी भी आप दे रहे हो। मतलब देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इंटरेस्ट फ्री ईएमआई और नो कॉस्ट। देर इज ऑलवेज अ कॉस्ट, एंड इस केस में तो 12% के आसपास का कॉस्ट है। तो सोचिए एक बार, जब आप नेक्स्ट टाइम ये प्लान लेते हैं, क्या आपको 12% का ईएमआई देना है, जो 12% का इंटरेस्ट देना है, जो एकदम कहीं पे भी नहीं दिख रहा। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ पता चला, कुछ ऐसे इजी टेक्निक पता चला जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले बार एक्सेल ज़रूर यूज़ करिए टू फाइंड द आईआरआर, और कोई भी रैंडम इन्वेस्टमेंट मत करिए। जाते जाते मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपको एक मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी शॉप में गया और वहाँ पे एक स्कीम चल रहा है कि 11 महीने तक आपको एक अमाउंट पे करना होगा फिक्स्ड हर महीने, और 12वां महीने वाला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो शॉप खुद पे करेगा। मतलब आपको 11 महीने का पे करना है, 12 का नहीं पे करना, लेकिन आप 12 का टोटल जो अमाउंट होगा उतना का गोल्ड ले सकते हो वहाँ से। तो ये एक स्कीम है। तो ये स्कीम, आप कमेंट्स में बताइएगा इसका आईआरआर क्या है और क्या इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप कुछ आपने सीखा, और सीखा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।